दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी मीन्स होता है कि हम किसी भी प्लांट के आउटर पार्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि प्लांट हो गए, इसका आउटर पार्ट जैसे फ्लावर हो गया, उसके स्किन हो गए, लीफ हो गए, तना हो गए, इसके स्टेम हो गए, रूट्स हो गए। रूट्स तो अंदर होते हैं, फिर भी उसके जो आउटर्स में जो हमको शो हो जाए वो सब उसके मॉर्फोलॉजी मतलब उसके एक स्ट्रक्चर, आउटवर्ड स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। तो इसमें शामिल है रूट्स हैं, स्टेम है, लीफ है और इन्फ्लोरेंस, मतलब किस प्रकार से फ्लावर अपना पैटर्न बना के रखती हैं वो है इसमें। और फ्लावर की जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होती है, उसमें किस प्रकार से बोल सकते हैं फ्रूट बनते हैं, फूड जनरेट होते हैं, उनका टोटल रिप्रोडक्शन प्रोसेस कैसा होता है, ये सब के बारे में इसमें देखेंगे। नेक्स्ट है फ्रूट्स। तो फ्रूट्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि इपीकार्प होते हैं, मेसोकार्प होते हैं और इनर पार्ट को बोलते हैं इंडोकार्प। और स्पम पार्ट्स होते हैं, जैसे कोकोनट में नारियल के इंडो स्पम को हम लोग खाते हैं, मैंगो के मेजो स्पम को खाते हैं। उसी प्रकार से क्या क्या उसके फूडी पार्ट हैं और पार्थेनोजेनिस फ्रूट्स कौन से हैं, रियल फ्रूट्स किसको बोलते हैं, और उसी में शामिल ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट्स। वही रियल फ्रूट्स मीन्स जो ओवरी से बने होते हैं उन्हें बोलते हैं रियल फ्रूट्स। ठीक है दोस्तों। और डाइकोट्स और मोनोकोट्स, अगर सीड की हम पढ़ेंगे इसी में, तो सीड के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें हम पढ़ेंगे डाइकोट्स और मोनोकोट्स। मोनोकोट्स देखें तो अधिकतर वीट, राइस और मस्टर्ड्स में होते हैं। ये मोनोकोट्स वाले हैं, इनके रूट्स मूसलाधार होते हैं। कैसे होते हैं? फाइब्रस होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ये हो गए टू सिस्टम में इसको डिवाइड किया गया है। एक तो रूट सिस्टम बोलते हैं और दूसरे को शूट सिस्टम बोलते हैं। प्लांट के जो ऊपर वाले हिस्से, जड़ से जो ऊपर होती है उसे शूट सिस्टम बोलते हैं, और जड़ से जो नीचे होती है उसे रूट सिस्टम कहते हैं। ये जो है रेडिकल्स होते हैं और ऊपर में शूट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसमें फ्लावर देखेंगे, नोड देखेंगे किस प्रकार से उसमें नोड जनरेट होते हैं प्लांट्स में, जो उसके तने स्टेम से निकले हुए होते हैं, बडिंग निकलते हैं, फ्लावर निकलते हैं, लीफ निकलते हैं। ये सब किस में आते हैं? शूट सिस्टम में। और रूट सिस्टम में जो आते हैं वो इसके जितने भी रूट्स होंगे रेडिकल के नीचे, जो एक सीड टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ऊपर जाते हैं उनको हम शूट सिस्टम बोलेंगे, नीचे आते हैं उसको रूट सिस्टम। वैसे ही प्लांट का जनरेशन होता है। इसी में देखा जाए तो प्राइमरी रूट्स होते हैं, जो मेन जो बीज से सीड से जो जनरेट होते हैं रेडिकल के साथ, वो होते हैं प्राइमरी रूट्स, मेन रूट्स होते हैं। और उन्हीं के जो गुच्छे के रूप में साइड से फ्लो होते जाते हैं वो होते हैं सेकेंडरी रूट्स होते हैं। प्राइमरी रूट्स या मेन रूट्स बोल सकते हैं उसे। ठीक है, रूट्स की अगर बात करें और आगे, तो फाइब्रस रूट्स होते हैं। मोनोकॉट्स में अधिकतर देखा गया है मूसलाधार जड़ होते हैं, फाइब्रस होते हैं, बहुत ज्यादा पकड़ के बैठे रहते हैं। भले ही पतले पतले होते हैं मोनोकोट्स के प्लांट, जैसे मोनोकोट्स वाले, लेकिन वो उनके जड़ जो होते हैं मूसलाधार होते हैं बहुत गहराई तक, और वो जमीन को, मिट्टी को पकड़ के रहते हैं। और जड़ बहुत ज़्यादा फाइब्रस होते हैं, जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, मस्टर्ड हो गया, ये सब इसमें आते हैं मोनोकोट्स में। और उनके रूट्स इस टाइप के होते हैं। लेटरल एक्सिस एक बड़ा सा मेन जड़ होगा और उसके बाद बहुत ज़्यादा मूसलाधार जड़ होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार बात करें डाइकोट्स की, तो डाइकोट्स में वैसे तो सिमिलर होते हैं, लेकिन इनके जो रूट्स हैं वो जरूरी नहीं कि मूसलाधार हो, ये बड़े बड़े रूट्स बनाते हैं और ब्रांचेस होते हैं। भले इसमें किसी भी प्रकार का नोड और इंटर नोड नहीं होते, लेकिन फिर भी ये अपना फैलाव इस प्रकार से करते हैं कि वो ब्रांचेस निकले हैं टाइप हमें दिखाई देते हैं। रूट की अगर हम फंक्शन की बात करें, किस प्रकार की फंक्शन करते हैं, उनके कार्य कैसे करते हैं, तो पता ही है रूट्स जो हैं वाटर और मिनरल्स का सप्लाई करते हैं। जो इसमें एक कैटालिस्ट होते हैं, हार्मोन्स बोल सकते हैं। जाइलम जो एक टिश्यूज है, तो जाइलम वाटर और मिनरल्स को ऊपर की ओर ले जाते हैं, सभी पार्ट्स में जनरेट करते हैं। रूट्स इसमें सहायक पार्ट होती है, रूट से ही जनरेट फ्लो होते हैं। ठीक है, अब फूड रिजर्वेशन, कई प्रकार के रूट्स ऐसे होते हैं कि प्लांट के एनर्जी के लिए और उसके ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए अपने पास जो एनर्जी या फूड रिजर्वेशन करते हैं प्लांट्स के लिए। तो ये काम किसका होता है? जड़ का। कई जड़ मोटे हो जाते हैं, जैसे पोटैटो एक प्रकार से अपने प्लांट के लिए फूड ही कंजर्व करके रखता है। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ पीसीआर, वही प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को ही कंट्रोल करने का काम, जैसे हमारे यहाँ से कंट्रोल होता है माइंड से, उसी प्रकार जड़ में उसका कंट्रोलर लगा रहता है प्लांट्स के।
उसी प्रकार देखें तो नोड और इंटरनोड नहीं होते। सही बात है, प्लांट्स में, रूट्स में प्लांट और इंटरनोड नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद स्टेबिलिटी एंड स्ट्रक्चर, कोई भी रूट्स स्टेबिलिटी और स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं। रूट अच्छा मजबूत होगा तभी वो प्लांट अधिक टाइम तक खड़ा हो सकता है, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म पे रह सकता है। अब देख लेते हैं रूट्स का ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स रूट्स तो होते हैं, तो कहीं मूसलाधार, कहीं सिंगल रूट्स हो गए, तो अनेक प्रकार से उसमें वो जो है अपने आप को डेवलप कर लेते हैं। जैसे कि एस्पेरागस में देखा जाए, एस्पेरागस मतलब ये होते हैं जो अपना एनर्जी के लिए एक पौधा होता है जो छोटा छोटा गुब्बारा के समान एक बंच बना लेता है और अपने प्लांट के लिए एनर्जी, एयर और फूड कंजर्व करके प्लांट्स को अच्छा करता है। ये गार्डन वार्डन में आपको देखने को मिलेगा अधिकतर, या फिर घर में भी गमले में लगाया जाता है। टर्निप की बात करें, ये भी पता है, ये भी अपना भोजन को एक कंद के रूप में रिजर्व करता है, प्रिजर्व करके रखता है। कैरोट की बात करें, गाजर की, ये भी सेम है जो कि फूड कंजर्वेशन का काम करता है। और उसी प्रकार स्वीट पोटैटो हो गया, पोटैटो हो गया। और फॉर द रेस्पिरेशन के लिए कई बार क्या होता है, जड़ जो होते हैं आसपास में अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं, जमीन से बाहर। ये तो एक ट्री हुआ, ये जमीन से बाहर आसपास और जमीन से बाहर निकल लेते हैं ताकि प्लांट को अच्छे से रेस्पिरेशन मिले, उस ट्री को रेस्पिरेशन, श्वसन क्रिया वो अच्छे से कर सके, अपने जड़ के माध्यम से अपने आप को जीवित रखने के लिए। मैंग्रोव्स में भी देखा जाए, मैंग्रोव्स में साइड से उसके तना के समान जड़ उतरता है और फिर से जमीन से आके फिर जमीन में वो पोषण आहार लेके फिर वो अपने आप को बढ़ाता है और एक नया प्लांट ग्रोथ कर लेता है, मैंग्रोव। जैसे कि आप बनियान ट्रीज में भी देख सकते हैं, उसी में भी इसी प्रकार से एक तना जो है जड़ के रूप में आ जाता है। और आप देख सकते हैं मैंग्रोव ट्री जो मैं बताया, और डारोसा हो गया, ग्रास हो गया, ये सब इसी प्रकार के एग्जाम्पल हैं जो कि आपको एडवेंचेशन रूट्स में पाए जाएंगे और रूट्स का यही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रूट्स का जो सिस्टम्स पार्ट्स होते हैं, सिस्टमेटिक पार्ट्स में, इसमें देख लेते हैं मैच्योरेशन वाला पार्ट्स होते हैं जो एकदम मैच्योर्ड लेवल पे होते हैं। वो जो है रूट्स जो अपर पार्ट्स होते हैं, जो फैलता है जड़ ऊपर, ये होता है मैच्योर पीरियड में। जो जब प्लांट्स या ट्रीज अगर मैच्योर होगा तभी वो ऊपर में जड़ फैलाएगा, नहीं अदरवाइज वो नीचे ही पहले अपना मिनरल्स और वाटर सप्लाई के लिए पार्ट्स ढूंढता है, ऊपर में कभी नहीं फैलते। मैच्योर होगा जो ट्री या प्लांट्स तभी वो ऊपर में अपना जड़ फैलाना शुरू करते हैं। रूट शेयर हो गए, जो पतले पतले होते हैं उसमें मेन ब्रांचेस से जो मूसलाधार बनाते हैं वो रूट शेयर हो गया। रूट कैप हो गया, रूट कैप इज इम्पोर्टेंस, जो रेडिकल बोल रहा हूँ मैं बार बार, वही है रूट कैप। रूट कैप है जमीन को जो नीचे जाती है और जड़ का निर्माण यहीं से ही होती है, यही पकड़ते जाती है, अंदर घुसते जाती है। इसमें इतना पावर और पीजीआर पावर होता है जो ये जमीन के नीचे अपने आप को विस्तार करती है और यहीं से ये अपना भोजन और जल खींचती है, मिनरल्स। ये रूट कैप्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसी प्रकार ये रेडिकल में पाया जाता है। रूट सिस्टम हमारा हो गया था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट में। अब देख लेते हैं हम स्टेम। ठीक है, तो स्टेम मीन्स जो मेन तना होता है उसको स्टेम कहते हैं, जो ऊपर से ऊपर उठते हैं, रेडिकल पार्ट्स नीचे जाता है, ये शूट सिस्टम और रूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम में आता है स्टेम। स्टेम से ही हमारा लीफ निकलता है, स्टेम से ही उसमें फ्लावरिंग ब्रांचेस होते हैं और स्टेम से ही आगे प्लांट का मेन ग्रोथ होता है जो हम देखते हैं मॉर्फोलॉजी के तौर पे। ठीक है, स्टेम में क्या क्या पाया जाता है? स्टेम में हम देख सकते हैं नोड होगा और इंटरनोड होगा। इसमें दोनों ही होते हैं, जो गठान पाए जाते हैं नोड होते हैं, तभी तो ब्रांचेस निकलेगी न्यू नोड से। ठीक है, और इंटरनोड भी होते हैं, नोड के बाद भी और नोड होते हैं। इसमें ब्रांचेस आते हैं कई प्रकार से, ब्रांच के ब्रांच और ब्रांच के ब्रांच होते हैं, प्राइमरी ब्रांच, सेकेंडरी ब्रांच होते हैं जो कि मेन स्टेम से लगे हुए होते हैं। फोटोसिंथेसिस कई बार देख सकते हैं हम, स्टेम के जो ऑर्गन होते हैं उनके कवर वहीं से फोटोसिंथेसिस शुरू होते हैं, क्योंकि एकदम स्टार्टिंग में तो पत्ते नहीं आते, शुरू एक छोटा सा पत्ता आएगा, उसके बाद एक स्टेम बनता है। तो स्टेम भी कुछ लिमिट तक फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते रहते हैं। फिर मेन क्रिया जो है, मेन फंक्शन जो तो वो तो प्लांट के लिफ्ट में ही होंगे क्योंकि वही क्लोरोफिल पाई जाती है। बट स्टार्टिंग में जो प्रोटीन्स और उसके सीड में होते हैं लिफ्ट, स्टेम निकलता है फर्स्ट स्टेम, वो भी फोटोसिंथेसिस की फंक्शन करते हैं। फूड जनरेशन भी स्टेम से ही होते हैं। और वहीं बात करें हम मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स की, जैसे कि बनियान ट्रीज पे हो गए, उसमें
एक प्रकार से मॉडिफिकेशन हो जाता है रूट्स का, वो नीचे झूलने लगते हैं और नीचे से जमीन से अपना फिर से सपोर्ट पाके और अच्छे स्टेबल होते हैं। मैंग्रोव प्लांट्स में भी हम ऐसा देख सकते हैं, और ऐसे बहुत से प्लांट्स हैं जो कि रूट का ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, मॉडिफाई रूट्स बना लेते हैं, और जो कि मेनली स्टेम होते हैं। अब देख लेते हैं हम स्टेम्स का ट्रांसफॉर्मेशन, किस प्रकार से वो अलग अलग अपने आप को जनरेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट इसमें 3 पार्ट से हम देख सकते हैं। इसमें जो है फूड स्टोरेज मतलब जान सकते हैं, अभी बताया था मैंने कुछ समय पहले, रूट्स हैं वो भी फूड स्टोरेज का काम कर लेते हैं। तो अनफेवरेबल कंडीशन में भी ये डेवलप होते ही रहेंगे और फूड को स्टोर करके रखेंगे। जैसे कि जिंजर हो गया, गार्लिक नहीं, जिंजर हो गए, टर्मरिक हो गए, पोटैटोस हो गए, ये फूड स्टोरेज का काम करते हैं। नेक्स्ट थ्रोन मतलब ये स्टेम जो है अपने आप को कांटेदार बना लेंगे, अपने आप को सेफ्टी प्रोटेक्शंस के लिए, मतलब सेफ्टी के लिए। कई बार ये उडी कांटे होते हैं, मतलब उडी होते हैं, एकदम लकड़ी निकले रहेंगे, वुड, और नुकीले उड़ी रहेंगे, जो कि एक कांटे के समान ही नजर आएंगे। कई बार पॉइंटेड होते हैं, जैसे कि गुलाब का पौधा हो गया, कैक्टस हो गए, इनमें पॉइंट वाले बनते हैं, मतलब नुकीले छोटे छोटे कांटेदार रहेंगे, थ्रोन के समान। और थ्रोन ही बोल सकते हैं, अपनी सेफ्टी के लिए होते हैं, जो कि स्टेम ही होते हैं एक्चुअल में। क्लाइम एंड ऑक्सिलरी पार्ट बनाने के लिए, क्लाइम मतलब कहीं भी चढ़ना है, सहारा लेना है। अधिकतर देखा लताएं सब में यही पाए जाते हैं। कुकुम्बर में हो गए, पंपकिन में हो गए, वाटरमेलन में हो गए, ये सब में क्लाइंबिंग वाले पार्ट्स पाए जाते हैं। इस प्रकार से हम स्टेम देख सकते हैं, ऊपर में स्टेम का कैसे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है और कौन कौन से उसके मुख्य पार्ट्स होते हैं, इन सब बारे में हम लोग देख लिए। थैंक यू दोस्तों। मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट में अभी तक हमने देख लिया है रूट, स्टेम, आज देखेंगे हम लीफ। किस प्रकार से शूट पार्ट्स में जो आता है लीफ का मेन फंक्शन तो सभी को पता है। उसका मेन फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस करना, प्लांट्स के लिए खाना बनाना, सूर्य के प्रकाश लेना, फोटोसिंथेसिस करना, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करना, और नीचे से जल लेना, जड़ के माध्यम से अपने रूट सिस्टम से जल लेता है और खाना बनाता है पत्तियों में। सबसे मेन फंक्शन लीफ का वही है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया करना। ठीक है, देख लेते हैं एक एक करके। जो मॉर्फोलॉजिस्ट पार्ट होते हैं, फ्लैटेंट स्ट्रक्चर होता है, ये एक फ्लैटेंट स्ट्रक्चर होती है लीफ प्लांट की। ठीक है, उसके बाद इसका मेन फंक्शन क्या होता है, तो वो होता है फोटोसिंथेसिस की क्रिया कराना। उसके बाद आता है ऑक्सिलरी बड, जितने भी कलिकाएं होती हैं उनको निकालना, उनका मेन मकसद होता है। हर पत्ते के आसपास से ही जो ऑक्सिलरी बड निकलेंगी कलिका, वही है, और ये स्वयं भी एक ऑक्सिलरी बड की भांति काम करती है। मेन पार्ट अगर हम देखें किसी भी लीफ की, मेन पार्ट होते हैं तो एक डंडा आकार का बोल सकते हैं, जिसको हम पकड़ते हैं जब पत्ते तोड़ते हैं, तो एक डंडा आकार का होता है। उसके बाद एक पत्ता का स्ट्रक्चर शुरू होता है, वो होता है लीफ बेस। जो डंडी टाइप हम पकड़े रहते हैं वो क्या होता है, लीफ का बेस होता है। उसके लीफ का जो मेन बेस रहेगा, जहाँ से टूटेगा वो लीफ का मेन बेस होता है, जहाँ से स्टेम से जुड़ा रहता है। और उसी प्रकार अगर पिटियोल की बात करें, पेटियोल की, तो वो जो डंडी रहता है पकड़ते हैं वो पिटियोल है, और जहाँ से टूटा है वो रहेगा लीफ बेस रहेगा। और लेमिना, जो भी उसका फैलाव रहेगा पत्ती का, वो होता है उसकी लेमिना। उसकी लेमिना कैसी है बोलते हैं, जैसे कि दिल आकार का है, हार्ट शेप का है बोलेंगे, या फिर मैंगो आकार का बोलेंगे, राउंड शेप का बोलेंगे, अलग अलग शेप होता है, उसी को हम बोलते हैं लेमिना। ठीक है, ऑक्सिलरी बडिंग, हर पत्ते के किनारे किनारे और पत्ते निकलने के लिए, ब्रांचेस निकलने के लिए ऑक्सिलरी उसमें बडिंग होती है। ये तो हुए मेन पार्ट ऑफ एनी लीफ। कोई भी एक लीफ हो गया, उसका मेन पार्ट, ये एक पार्ट्स हो गया, ये एक पार्ट्स हो गया, ये इसके एक पार्ट्स हो गया। फिर इसमें वेंस जाएंगे, अलग अलग वेंस जाते हैं, जैसे मनुष्य में भी ये वेंस हो गया, नस हो गया, वैसे ही पत्तियों में सभी स्ट्रक्चर में प्लांट फूडिंग करने के लिए और अपने पोषण आहार को फैलाने के लिए उसमें वेंस होते हैं, जिससे वो मिनरल्स और अपने फूड हो गए और भी अनेक प्रकार से वाटर हो गए, ये सबको फैलाने के लिए वेंस होते हैं। तो इसीलिए हम पढ़ेंगे पौधों में और उनके पत्तियों में वेंट सिस्टम बोलना चाहिए, या फिर वेंटेशन कैसे होता है। वेनेशन
इसका मेन वेंस होगा और इसका अरेंजमेंट कैसे होगा ये हम देखेंगे। इसमें किस प्रकार से अरेंजमेंट है। डाइकोट्स प्लांट्स में इस टाइप का अरेंजमेंट होता है। एक मेन वेंस जाएगा, मेन वेंस के किनारे किनारे पैरेलल हो सकते हैं या फिर अल्टरनेट क्रम में स्मॉल वेंस फैले होते हैं। उसी प्रकार मोनोकॉट्स अगर प्लांट्स में देखा जाए तो उसमें पैरेलल होते हैं। पैरेलल इन द सेंस एक मेन वेंस रहेगा, उसी के पैरेलल अदर वेंस फ्लो होते रहेंगे। ठीक है, ये किस में होता है, मोनोकॉट्स में। मोनोकॉट्स में पैरेलल वेंस होते हैं और डाइकोट्स में रेटिकुलेटेड वेंस पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लीफ। लीफ को हम कितने भागों में और बांट के स्टडी कर सकते हैं। ये सब एसीएफ में आए हुए भी क्वेश्चन हैं जो कि फूड से भी आए हैं और लीफ से भी आते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ लीफ देख लेते हैं। सिंपल लीव्स किसको बोलेंगे, जो कि नॉट टच ईच अदर। कभी भी कोई भी लीव्स अलग अलग ही निकलेंगे अपने एक ब्रांचेस से काफ़ी दूर दूर, कभी एक ज्वाइंट या बेस से नहीं निकलेंगे। जो हमने पढ़ा ना अभी लीफ बेस, वो सिमिलर नहीं होंगे। तो ये कौन से कंडीशंस में होते हैं, सिंपल लीफ में। कंपाउंड लीफ की बात करें हम, कंपाउंड लीफ में सेम बेस होंगे और ये एक बंडल, एक ढांचा के समान बनाएंगे। जैसे कि आप नीम की पत्ती देख लेना, नीम का एक स्ट्रक्चर एक डगाल से, एक ब्रांच से निकलती है, उसके बाद पैरेलल अल्टरनेट उसमें पत्ते जुड़े होते हैं। आप देख सकते हैं इसमें अल्टरनेट हैं। उसी प्रकार कॉटन में देख सकते हैं एक गुच्छा के समान होते हैं और ऐसे गुच्छा के समान पत्तियां एक दूसरे में जुड़े होते हैं। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं पिक्चर्स में भी। उसके बाद हम देख लेते हैं पैरेलल वेंस तो हो गया, अल्टरनेट वेंस और ऑपोजिट वेंस। अल्टरनेट वेंस जो कि नीम में बताया और चाइना रोज में भी, मदार में भी ये प्रकार अल्टरनेट क्या बोलते हैं, लीफ पाए जाते हैं। अल्टरनेट मतलब एक को छोड़ के एक के नीचे, एक के नीचे, एक के नीचे। ठीक है, वो अल्टरनेट क्रम में एक जमा हुआ लीफ होते हैं, पत्तियां। और अपोजिट देखें तो अपोजिट मतलब वो जस्ट अपोजिट होगा, गुआ हुआ, जैसे कि जाम बोल सकते हैं, बिही बोल सकते हैं, उसके पत्तियां जस्ट अपोजिट रहेंगे। एक ही ब्रांच तो अलग, ये बोल सकते हैं। एक पेट्योल में एक पेट्योल गया है ऐसे, तो उसमें पैरेलल ऐसे जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट। अगर तोड़ेंगे तो दोनों को ओवरलैप भी कर सकते हैं। उसी प्रकार हम देख लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लीफ। तो लीफ जो है, जैसे कि अभी हम लोग कुछ टाइम पहले स्टेम के बारे में पढ़े, वो अपना क्लाइंबिंग करने के लिए एक नार बना लेते हैं जिसको लता बोलते हैं। ठीक है, क्लाइंब करने के लिए वो अपना ब्रांचेस को पतला पतला करके चढ़ते हैं। और नेक्स्ट है, तो वैसे यहाँ लीफ भी अपने आप को पत्ती के रूप में ना रखते हुए वो अपने आप को एक लता के रूप में बना लेते हैं, उसी प्रकार ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। कैक्टस में देख लेते हैं, वो थ्रोन अपने आप को सेफ्टी की जहाँ जरूरत पड़ती है किसी भी प्लांट को कि मुझको सेफ्टी चाहिए, तो लीव्स जो है कन्वर्ट किस में हो जाती हैं, कांटे में। तो थ्रोन कैक्टस में देख सकते हैं। ऑनियन हो गई, एनर्जी स्टोरेज के लिए लीफ कई बार अपने आप को परत दर परत जमा लेते हैं। ऑनियन एक प्रकार से लीफ है, समझ सकते हैं, जो कि अपने आप को सपोर्टिव के लिए और फूड स्टोरेज के लिए बना लेती है। गार्लिक की बात करें, गार्लिक भी एक प्रकार से जड़ है और जो लीफ को रूपांतरण हो जाती है, ट्रांसफॉर्म करके अपने आप को फूड स्टोरेज भी करती है। कहने का मतलब है लीव्स जो है अपने यथानुसार स्थिति अनुसार जब भी उसको जरूरत पड़ती है ट्रांसफॉर्म करने के लिए, वो उस ट्रांसफॉर्म में आ जाती है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, अभी लीफ हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे इन्फ्लोरेंसेस ऑफ द फ्लावर पैटर्न। थैंक यू दोस्तों।